नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का IVS 24 के भुइयां के भगवान 2024 के इस आयोजन में। इस मंच पर IVS 24 ने खबरों के साथ अपने सामाजिक सरोकारों को निभाने की एक और कड़ी आप सबके बीच लाने का लक्ष्य पूर्ण किया है। हम प्रतिवर्ष पिछले 10 सालों से, एक दशक से धान के कटोरे कहलाने वाले अपने प्रदेश के उन उन्नत किसानों के नवाचार को आप सबके सामने रखते हैं, जिन्होंने अपने प्रयोग से न केवल अपने खेत में एक हरित क्रांति का जन्म दिया, बल्कि अपने प्रयोग से अपने पूरे इलाके में वो एक मॉडल के तौर पर उभरे हैं, एक आइकॉन के तौर पर उभरे हैं। इस मंच पर उनके कार्यों को, उनके प्रयासों को तो हम सराहते ही हैं, लेकिन उनके काम आप तक पहुंचाते हैं ताकि बाकी के किसान भी उनसे प्रेरित होकर बेहतर, उन्नत और कुछ नया कर सकें। तो आज भी इस मंच पर भुइयां के भगवान 2024 में हम चुनकर लाए हैं आपके बीच से कुछ ऐसे किसानों के कृतित्व जिनके बेहतर कार्य हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हमारे आदरणीय मंच के लिए। ये मंच बड़ा ही समृद्ध है, जिस मंच पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री IK गोयल सर, चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। देव कुमार सिंह जी संयुक्त संचालक हैं मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़, हमारे साथ मंचस्थ हैं। डॉक्टर SK सिंह जी, चीफ मैनेजर इफको, स्वागत है सिंह साहब आपका। और श्री शक्ति दुबे जी, डायरेक्टर आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आपको भी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोयल सर से हम शुरुआत करते हैं। सर, आपके साथ हमारा एसोसिएशन भी काफ़ी लंबा हो गया। कृषकों के साथ लगातार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक के बाद एक कई पायदान चढ़ता जा रहा है। सरकार भी बदल चुकी है, लेकिन आपका संकल्प सालों साल बढ़ रहा है, वृहद हो रहा है, विशाल हो रहा है। आप बताएं हमें, अगर हम पिछले 2-3 वर्षों के इस काम को देखें, बड़ा ही कठिन दौर बीच में आया, इसके बावजूद कृषि कार्य नहीं रुके, ना विकास की रफ्तार रुकी, ना हमारे किसान भाई रुके। क्या अनुभव है आपका? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा किसानों के लिए, जब आप इस प्रकार की मुहिम चलाएं तो बधाई आपको, टीम को। जहाँ तक किसानों का या हमारे बैंक के उस एरिया में विकास का दौर को देखें, हाँ ज़रूर कोविड का समय था, बड़ा कठिन था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही अपने राज्य में, क्योंकि ज़मीन की हिसाब से हम बहुत अच्छे से फैले हुए हैं। जो अपना जिसको कहे ना कि खेती के लायक जो ज़मीन है, पानी का उतना कमी नहीं है जितना दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में मतलब है। तो उस हिसाब से हम समृद्ध हैं। ज़रूरत बस यही है कि हम बेहतर तरीके से खेती करें। तो जब विविधता होगी ना, तो एक ही चीज़ में कई बार जो किसानों को जोखिम कहते हैं, सरकार ने अच्छे MSP वगैरह दे के कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर आमदनी बढ़नी है तो ज़रूरी विविध क्रॉप या उनके जो भी होंगे उस तरफ जाना ये बहुत ज़रूरी है। बैंक जहाँ तक इसमें शामिल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो या जिसको कहे कि स्वसहाय जो महिला के लिए खास कार्यरत है, वहाँ भी आप चाहे फिशरीज़ करें, मछली पालन या पशुपालन की तरफ ज़्यादा मजबूती से काम करें। हमारी 600 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। तो छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा कोई भी बड़ा कस्बा या गांव नहीं होगा कि जहां 5 या 10 किलोमीटर में हमारी शाखा उपलब्ध ना हो। अगर शाखा नहीं भी है तो हमारे ग्राहक मित्र या बैंक सखी जिसे कहते हैं, तो वो आपको जो लेन देन का है वहाँ आपको सपोर्ट अच्छे से कर देते हैं, खाता खोलना हो। और अब हमने उस सुविधा को थोड़ा और सही करने का प्रयास किया है कि अब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो और भी कोई भी प्रवृत्ति हो, इवन ऋण आपको लेना हो तो उनके माध्यम से आप अर्जी दे सकते हैं। उस हिसाब की टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध है। आपके जीवन में या जो भी बैंकिंग की ज़रूरत होगी उसको हम पूर्ण तो करने गोयल साहब अपनी टीम के साथ तैयार हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग एक बार जोरदार तालियां ग्रामीण बैंक के लिए बजाएं, जो अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा आपको इतनी बेहतर तरीके से सर्व कर रही है और ये प्रण लेती है कि केवल आपके कृषि ज़रूरतों के लिए नहीं, बाकी ज़रूरतों के लिए भी ये तैयार है। आप खुलकर बात करिएगा इनके प्रतिनिधियों से, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था आपको और बेहतर सुदृढ़ बनाएगी। देव कुमार सिंह साहब हैं मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ से। आज विकल्पों की बहुत ही आवश्यकता है, नए प्रयोगों की बहुत ही आवश्यकता है।
एक क्रांति हमने देखी मछली पालन विभाग ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के इन 24 वर्षों में अब तक लेकर आए। लेकिन क्या जो आप लोगों का लक्ष्य है उसको आपने बढ़ाया है, उस तक आप पहुंच पाए? प्रदेश में क्या स्थिति है आपके विभाग के द्वारा, किसान किस तरह जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो IBC 24 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मंच में आके बात रखने का अवसर दिया। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन के विकास की बात है, राज्य गठन के बाद से हमने सतत मछली पालन की संभावना पर विचार किया और उसके आधार पर कार्य किया। जैसे सर्वप्रथम हमने मछली पालन की जो मूलभूत आवश्यकता है मछली बीज, तो हमने मछली बीज के उत्पादन पर ध्यान दिया और राज्य में पर्याप्त मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना की और नवीन तालाबों के निर्माण में हमने सतत प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम रहा कि राज्य में जल क्षेत्रों का विकास हुआ और हम मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। और वर्तमान में समय समय के साथ मछली पालन विभाग ने नवीन तकनीकियों को समाहित करने का और उसको किसानों तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया। जैसे जलाशयों में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केज कल्चर की जो तकनीक आई, उसे हमने बहुत बेहतर तरीके से अपनाते हुए अपने किसानों तक पहुंचाया और केज कल्चर के माध्यम से हमने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में हमने सफलता पाई है। और जैसा आपने कहा है, तो समय समय पर जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जैसे मछली का उत्पादन जैसे बढ़ रहा है तो मत्स्य आहार की खपत बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राज्य में नवीन फीड मिल की स्थापना में ध्यान दिया और साथ में अच्छी गुणवत्ता की मछली हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए रेफ्रिजरेटेड व्हीकल की स्थापना वगैरह में ध्यान दिया है। आइस बॉक्स के वितरण में हमने ध्यान दिया है, जिससे उत्पादक केंद्र से लेकर बाज़ार तक मछली अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंच सके। वर्तमान में हमारा ध्यान, चूँकि राज्य में उत्पादकता बढ़ रही है, तो खपत पर भी हमारा ध्यान है। इसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज पर भी ध्यान दे रहे हैं और मार्केटिंग को हम सशक्त करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान है जी। जैसा आपने बताया देव साहब के गुणवत्ता के ऊपर अब आपका ध्यान है, तो गुणवत्ता के साथ आपके इन अभियानों के साथ किसान किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं? कोई ख़ास इलाका छत्तीसगढ़ का जहां संभावनाएं पूरी तरह आपको लगता है कि इस्तेमाल की जा रही हैं? कोई ऐसा इलाका जो आपके लिए चैलेंज हो, तो ये बेहतर मंच है कि हम उनको भी प्रेरित करें? जहाँ तक उत्पादन के क्षेत्रवार अगर राज्य में हम देखें तो हमारा जो पखांजूर क्षेत्र है बस्तर का, ये हमारे मत्स्य बीज के उत्पादन का गढ़ रहा है, जिसे पूरे भारत सरकार ने भी जिसे सराहा है। क्योंकि क्लस्टर के रूप में फार्मिंग करने से जहाँ उत्पादकता में फ़ायदा तो होता है, ये मार्केटिंग का एक फ़ायदा होता है। किसानों का ग्रुप जब किसी उत्पाद को एक समग्र रूप में उत्पादित करता है तो उसकी मार्केटिंग आसान हो जाती है और ग्राहकों तक भी उनकी पहुँच अच्छी होती है। तो पखांजूर क्षेत्र में हमारे मत्स्य बीज का उत्पादन और मछली का उत्पादन दोनों बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। और अभी हमारे जो वर्तमान CM हैं, उन्होंने समीक्षा में हमें ये कहा है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें कि राज्य के किन क्षेत्रों में किन चीज़ों की कमी है। तो राज्य के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पे उत्पादकता में जो संभावनाएं हैं उसको पे हम अभी आकलन कर रहे हैं और उसके लिए भी हम नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो वंचित क्षेत्र है, जैसे चिराग परियोजना जो वर्ल्ड बैंक से संचालित है, ये आदिवासी तबके के गरीब वर्गों के लिए संचालित है, जो कि बस्तर जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। इसी प्रकार से हम अभी इसमें और ध्यान देंगे ताकि हमारा राज्य का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में जो वंचित वर्ग हैं उन तक हम अपनी सहायता पहुंचा सकें। चलिए, बहुत अच्छा उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा और प्रक्रियागत एक सवाल पूछूंगा, एक बार मैं सभी से चर्चा कर लूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर SK सिंह साहब हैं, चीफ मैनेजर हैं इफ़को के। सिंह साहब, एक बहुत लंबा एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं से आपका रहा है और भुइयां के भगवान से भी आपका लंबा एसोसिएशन रहा है। इफ़को ने इन विगत 2-3 वर्षों में क्या ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व की है या आपने आकलन किया है जिसमें इफ़को के द्वारा आप कृषकों को और आगे बढ़ा सकते हैं? किसी नए प्रयोग, किसी नए अभियान, किसी नई योजना का संचालन अगर आपने किया तो ये मंच है, आप बताएं कृषकों को। धन्यवाद पुनीत जी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जो है ये कार्यक्रम जो किसानों को समर्पित है, विगत 10-12 वर्षों से लगातार और अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। अब मैं जैसा आप बात कर रहे थे कि
इफ़को जो है किस तरह से किसानों की सेवा में लगा हुआ है। तो मैं ये बता दूं कि इफ़को एक सहकारी संस्था है जो कि किसानों की ही संस्था है मूल रूप से। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, इफ़को जो भी काम करती है किसानों को ध्यान में रख के ही करती है। तो विगत दिनों ने आप देख रहे होंगे कि 4-5 सालों से या विगत जो है 6-7 सालों में ये समस्या आ रही है कि खेती में रसायनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मतलब रासायनिक उर्वरक पे हमारी निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है, या फिर अगर बात करें तो रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह इस पर बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से भूमि हमारी ख़राब हो रही है, हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है और हमारा जो है जल प्रदूषित हो रहा है। तो इफ़को इस दिशा में कैसे जो है किसानों को मदद की जाए या इस समस्या से कैसे जो है निजात पाया जाए, तो इस दिशा में इफ़को ने काम किया है और विश्व का पहला जो है नैनो उर्वरक ले आया, नैनो यूरिया, जो कि इफ़को के नाम से पेटेंटेड है और ये किसानों को अब उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके उपयोग से जो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया की मात्रा को जो है हम 25 से 50% तक कम कर सकते हैं और उससे जो भूमि हमारी प्रदूषित हो रही है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, उसको हम बचाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यूरिया या जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें बहुत सारा केंद्र सरकार का अनुदान होता है। अगर यूरिया की बात करें तो जो 266 रुपये का बैग है उस पर करीब 2000 रुपये तक की सब्सिडी होती है। तो ये जो उत्पाद आया है इफ़को का नैनो यूरिया, इसमें कोई अनुदान भारत सरकार का नहीं है और ये लगभग जो है एक बैग जो यूरिया है उसके लगभग एक बराबर काम करता है। तो इस तरह से हम शासन की बहुत जो है सारी जो है राशि को बचा सकेंगे जो कि विकास कार्यों में जो है उपयोग होगा। इसके साथ साथ और जो भी नई तकनीकी खेती के लिए आ रही है उसको हम किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में अभी जो है ड्रोन का उपयोग, अभी तक ड्रोन का उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए जो है उसकी अनुमति केंद्र सरकार से नहीं थी। अभी विगत 1-2 सालों में जो है ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में करने के लिए अनुमति मिली है और उसके सारे जो है गाइडलाइंस भी आ गए हैं। तो इफ़को जो है अभी 2500 ड्रोन जो है फ्री में देने जा रहा है किसानों को। नई तकनीक को अपनाने में हमारे किसान अव्वल रहे हैं। तो अभी जो मैं बता रहा था कि जो नए जो उत्पाद आए हैं नैनो बेस्ड, जो नैनो टेक्नोलॉजी पे जो आधारित प्रोडक्ट आए हैं जैसे नैनो यूरिया या नैनो डीएपी, तो नैनो यूरिया को सिर्फ स्प्रे के माध्यम से देना होता है। सॉइल अगर एप्लीकेशन करेंगे, मिट्टी में उसका एप्लीकेशन करेंगे तो वो उतना जो है प्रभावी नहीं होगा, मिट्टी के साथ वो मतलब उसका फिक्स हो जाएगा और पौधे को नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ परिणित छिड़काव के माध्यम से उसका उपयोग करना है। अगर हम स्प्रे की बात करें तो खासकर धान की फसल में तो उस समय चारों तरफ पानी भरा होता है और मेड़ भी काफ़ी ऊंची ऊंची मेड़ें होती हैं, तो उसमें स्प्रे का काम करना जो है किसानों के लिए एक बहुत कठिन काम होता है। तो ड्रोन के माध्यम से ये इस तरह से ये जो नैनो यूरिया का स्प्रे हो सकता है और जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उसका भी स्प्रे हो सकता है। और इससे स्प्रे की 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है और मात्र जो है इसमें पानी भी कम लगता है। नॉर्मल अगर स्प्रे से हम स्प्रे करते हैं तो करीब 100-125 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ के लिए और इसमें मात्र 10 लीटर में पानी का उपयोग करके 1 एकड़ का स्प्रे हो सकता है। तो हम जो है पानी की भी बचत करते हैं, टाइम का की बचत करते हैं और जिन क्षेत्रों में जाना संभव नहीं होता है कि जो है किसानों को स्प्रे के लिए, उसमें बहुत आसानी से जो है ये ड्रोन के माध्यम से हम स्प्रे कर सकते हैं। चलिए, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। मैं और थोड़ा डिटेल्स का जानूंगा। हमारे साथ में शक्ति दुबे जी हैं, डायरेक्टर हैं आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। शक्ति दुबे साहब, नई तकनीक की बात चली है तो आज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नवीनीकृत ऊर्जा बार बार जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो कि वैसे तो पावर संपन्न राज्य है लेकिन पावर की बचत और रिन्यूएबल सोर्स हो, नवीनीकरण सोर्स हो, इसका इस्तेमाल हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। सोलर में आपने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये क्या है? अपने उपकरण के और इस नई तकनीक के बारे में थोड़ा बताएं किसानों को। पहले तो मैं आईबीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको यहाँ आमंत्रित किया गया। दूसरा, मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है जहाँ की हम अन्नदाता को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अभी जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में बात करें तो 2014 में हम लोगों ने ये कंपनी चालू की थी। तो 10 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। 10 साल से जब 10 साल पहले जब चालू किया गया था उसी समय ये रिन्यूएबल से सोलर पंप को चलाने की तकनीक आई थी।
तो हमारे लिए एक सेक्टर जो था, जब हम लोगों ने चालू किया तभी ये सेक्टर का भी इनॉग्रेशन हो पाया था। तो जब ये इनॉग्रेशन हुआ तो हमने इस पे फोकस किया। आज हमारे साथ 3 लाख लगभग किसान जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पे सोलराइजेशन के थ्रू जो पंप्स चल रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के साथ। जोरदार तालियां उस पर, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्रयास। साथ में अगर आप जो वीडियो प्ले कर रहे थे जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें भी सोलर पंप रन किया जा रहा था, उसमें भी हमारे पैनल पे बैक लेवल में हमको दिखता है, तो दिख रहा था, तो उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा जो नवीनीकरण वाले जो हम बात कर रहे हैं नई तकनीक का, तो पहले जो आज तक टेक्नोलॉजी चलती थी वो थी पॉलीक्रिस्टलाइन की। तो पॉलीक्रिस्टलाइन की जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 335 वॉट तक की टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाती थी। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो आई है मोनोपर्क की। मोनोपर्क की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस केस में हम सिर्फ 20% ज़्यादा जगह में हम लोग 70% ज़्यादा पावर निकाल पाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो नई स्कीम आ रही है 1 अप्रैल 2024 से कंपलसरी कर दिया गया है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमको भी आगे बढ़ना है। जैसे पहले हमारे यहाँ बल्ब दूसरे टाइप के होते थे, फिर वो LED CFL हुआ, फिर LED हो गया, तो इसी तरह हमको भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ना है। तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो नई टेक्नोलॉजी है मोनो की, जो कि 19% से ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करती है, उस एफिशिएंसी के ही पैनल्स आगे लगने चाहिए। तो हमने उस चीज़ का प्रोडक्ट चालू भी कर दिया है। और आई थिंक PM कुसुम जो योजना चल रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, छत्तीसगढ़ में भी अब चालू हो जाएगी। आई होप 1-2 महीने के अंदर में वो भी चालू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो जैसे ही चालू की तो उसके अंदर भी वही टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाइयों को मिल पाएंगे। सोलर पैनल के बारे में जितनी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते हैं, क्योंकि सोनकस भुइयां एक कार्यक्रम हम लगातार लेकर आते हैं जिसमें आप जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं उसका भी डिटेल हमने दर्शकों तक पहुंचाया है, किसानों तक पहुंचाया। आयु एक बड़ा मैटर करती है कि सोलर पैनल जो आप लगा रहे हैं उसका मेंटेनेंस और उसकी एज वो लंबी हो, और इस मामले में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? कैसे आप ये दावा करते हैं या प्रयास करते हैं कि ये पैनल की आयु बाकियों से ज़्यादा बेहतर है? इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बॉडी होती है जो कि IEC सर्टिफिकेशंस बोलते हैं। हम लोग के पैनल्स वहाँ जाते हैं, वहाँ टेस्ट होते हैं, तो जब वो सर्टिफाई करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो जाके इसकी आयु 25 साल, इसकी आयु जो होती है 25 साल होती है। तो थोड़ा डिग्रेडेशन रहता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही अलाउड रहता है उसको स्टैंडर्ड में। उसके स्टैंडर्ड के साथ साथ अभी जो गवर्नमेंट ने रेटिंग निकाल दिया है, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, तो धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके लिए भी हम लोग रॉ मटेरियल जितना हम परचेज करें, हम उसमें बेहतर हमारा जो इनवर्ट चेक होता है, क्वालिटी चेक होता है, हम उस पर पूरा फोकस रखते हैं। इनवर्ट क्वालिटी चेक करेंगे और प्रोसेस को जितना स्ट्रीमलाइन रखेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उतनी अच्छी आयु होगी उसकी। गोयल साहब, ट्रांसपेरेंसी आप लोन के मामले में और स्कीम्स के मामले में और एक्सप्लेन करने वाली टीम और प्रतिनिधियों के बीच में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान हो रहा है। आपने पिछली बार भी बताया था कि आप कैसे किसानों को भी स्मार्ट बनाते हैं अपनी टीम और प्रतिनिधियों के साथ जोड़ के। अब किसान भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो भी एक्सपोजर मीडिया का उनके पास इतना है, सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है, तो किस तरह की डिमांड उनकी तरफ से आ रही है? टेक्नोलॉजी के मामले में आप उनको क्या सपोर्ट दे पा रहे हैं? जैसे आपने बताया कि ऋण की सारी जानकारी अब एक टिप के ऊपर है, कुछ कार्ड्स वगैरह गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बनाए थे, चाहे वो सॉयल हेल्थ कार्ड्स हों, चाहे वो किसानों के हेल्थ कार्ड्स हों। क्या इस दिशा में आपकी संस्था भी कोई प्लान कर रही है या काम शुरू आपका है, जारी है? देखिए, टेक्नोलॉजी के एरिया की बात करें तो पहले जैसे खास करके ऋण को जिस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी हमारे लिए ये संभव कर पाती है जिसे हम बैंकिंग में KYC कहते हैं, या जिस तरीके से हमको वेरिफिकेशंस वगैरह करने होते हैं, ये टेक प्लेटफॉर्म में आज की तारीख में CRGB में पूरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कोई किसान मेरे पास ऋण के लिए आता है तो 1.5 से 2 घंटे में उसकी सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है, जो पहले आपको 8 या 10 दिन लग जाते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट हम गवर्नमेंट को भेजते थे। आज हम भुइया से टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड है, चाहे जिसे हम बैंकिंग में सिबिल वगैरह कहते हैं, जो वेरिफिकेशन की हमारी प्रोसेस है वो भी हम इंटीग्रेटेड है। तो ये मतलब एक टेक्नोलॉजी का रूप ऐसा बन रहा है कि ये सुविधाएं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिमोट एरियाज़ भी हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं या सुदूर अंचल पहाड़ों वाले कुछ ऐसे इलाके हैं, उनके लिए वहाँ का रिस्पांस कैसा आप देखते हैं? वहाँ तक रीच आपकी कैसे? देखिए, वहाँ रियल चैलेंज एजुकेशन का ही है, समझ
देखिए ऋण में भी ये होता है कि समय पे और सही तरीके से संस्था की तरफ से डिलीवर होना ये बहुत ज़रूरी है। साथ में जो एक ग्राहक के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना ज़रूरत खुद सही तरीके से एसेस करे, वो कितने समय में उसको वापस लौटाना है वो समझ ले, वेदर उतनी वो कैश जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प लगेगा। ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लेगा तो उसको वाकई में दिक्कत होगी, कम ले लेगा तो फिर उसका जो मतलब है ना जो पर्पस था वही सही नहीं होगा। तो यहाँ ज़रूरी हमारा सपोर्ट लगेगा। तो यहाँ पे या तो हमारा स्टाफ उसे इनपुट दे और लोन को सही तरीके से स्ट्रक्चर करें। चलिए, तो ये बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके लिए ये संस्थाएं कर रही हैं। इनके प्रमुखों ने जैसे बताया, टेक्नोलॉजी से लेकर आने वाले समय की आवश्यकता से लेकर, ऊर्जा आवश्यकताओं से लेकर, प्रयोगों से लेकर, कहाँ किस तरह से आप मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, इन सब पर डिटेल और बारीक जानकारियाँ इन सभी के प्रतिनिधियों के पास में हैं। आप पर्सनली इनसे मिलें, पीछे स्टॉल्स को भी विजिट करें, ये आपसे गुजारिश है। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस शानदार पैनल और डिस्कशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान से सुना होगा, हमसे कहीं अधिक एक एक बारीकी को आपने भी समझा होगा। आखिरकार अन्नदाता के तौर पर आप ही इस मेहनत को करें। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हमारे इस पैनल के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, और बहुत सी शुभकामनाएं जो आप भुइयां के भगवान के मंच पर भी आए और कृषकों के लिए, किसानों के लिए इतने अच्छे और बेहतर प्रयास करें। बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाएं इस मंच पर।